Hi friends, today's we'll start the topic harmonics and overtone. अब एक्चुअली हार्मोनिक का मीनिंग क्या होता है और ओवरटोन क्या होता है ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो हार्मोनिक्स का मीनिंग होता है हार्मोनिक मीन्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी को आप लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? हार्मोनिक्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ अगर एन इस ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी है, मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू, तो एन क्या हो जाएगी? हार्मोनिक, या उसी को आप बोलोगे फर्स्ट हार्मोनिक। उसके बाद सेकंड हार्मोनिक कौन सी होगी? सेकंड वैल्यू कौन सी होगी? ट्वाइस एन, बाद में थ्राइस एन, तो ट्वाइस एन एन क्या हो जाएगा? सेकंड हार्मोनिक। थ्राइस एन मींस थर्ड हार्मोनिक्स। मींस वी कैन से दैट हार्मोनिक्स मींस नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है उसी को आप क्या बोलोगे स्टूडेंट? हार्मोनिक्स। समझ गए? नेक्स्ट टॉपिक है अपना ओवरटोन। ओवरटोन इज यूज्ड टू रेफर टू एनी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अबव द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अबव मींस क्या होता है स्टूडेंट? जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसकी नेक्स्ट वैल्यू, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से जो बड़ी वैल्यू होंगी वो क्या हो जाएगा आपका? ओवरटोन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी में लेता हूं तो यहाँ पर जो है नहीं एन मींस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और ट्वाइस एन मतलब क्या? सेकंड हार्मोनिक। तो सेकंड हार्मोनिक को आप क्या बोलोगे? फर्स्ट ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक को क्या बोलोगे आप? सेकंड ओवरटोन। आप क्या बोल सकते हो? फिर से रिपीट किया गया है तो हार्मोनिक्स मींस नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ओवरटोन मींस नेचुरल फ्रीक्वेंसी अबव द वैल्यू, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से इंक्रीज हुई वैल्यू। मींस अगर ट्वाइस एन फर्स्ट वैल्यू होंगी किसी ऑब्जेक्ट की तो क्या हो जाएगा उसका? ओवरटोन फर्स्ट। अगर थ्राइस एन होगा तो सेकंड। तो इस तरह से आपका टॉपिक अभी खत्म हो चुका है जिसका नाम है हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन आ सकती है क्वेश्चन टाइप कि डिफाइन द टर्म हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। So in the case of harmonic you write this definition with the example of n twice n and thrice n, and in second term overtone you write this definition with example twice n means first overtone, thrice n means second overtone. Next we'll start the topic vibration produced in a string, मतलब आपको यहाँ पर डेरिवेशन ऑब्टेन करना है इसका फ्रीक्वेंसी का। इसमें आपका टॉपिक का नाम है वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मींस क्या होगा? जैसे मैं अगर आपको एक सिंपल एक वायर लेकर बता रहा हूँ स्टूडेंट, दिस इज द वायर एंड इफ वी प्लग द वायर एट द सेंटर, क्या वायर को या स्ट्रिंग को सेंटर पर प्लग करते हो स्टूडेंट तो वायर क्या हो जाएगा? प्लग होगा, और प्लग होने से इसमें क्या हो जाएगी? एक वेव क्रिएट होगी। बराबर बच्चों? तो उसी वेव को अपन कौन सी वेव बोल रहे हैं? कल जैसे आपने बोला था प्रोग्रेसिव वेव। लेकिन अभी आपको क्या करना है? यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा है ये जो 2 लाइन से, इस 2 लाइन को मैं क्या बोलूंगा बच्चों? सपोर्ट या बाउंड्री बोलूंगा। उस बाउंड्री से मैं क्या कर रहा हूँ? स्ट्रिंग को टाइट कर रहा हूँ यार, इस तरह से बांध दे रहा हूँ दोनों एंड से, और बीच में क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट? उस वायर को प्लग कर रहा हूँ। तो प्लग करने से क्या हो रहा है स्टूडेंट? यहाँ पर एक ऊपर से एक वेव जा रही है और उसी वेव का आप क्या बोलोगे? इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव क्या हो जाएगी स्टूडेंट? इस बाउंड्री को जाकर टच करेंगे और वहां से हो जाएगी रिफ्लेक्ट, जो मैंने डॉटेड पोर्शन शो किया है। मतलब इसमें कितने का चेंज होगा? पाई का, मतलब फेज चेंज हो रहा है पाई रेडियन का। एक बार वो ऊपर से जा रही है मतलब ये कौन सी वेव है? इंसिडेंट वेव। सेकंड टाइप वेव नीचे से आ रही है मतलब दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव इन विच डिफरेंस कितना है फेज का पाई रेडियन। अब यहाँ पर जो वेव दिख रही है फर्स्ट वेव यानी सिंगल लूप क्रिएट हो रही है और सिंगल लूप की मैंने वैल्यू कितनी लिखी है? लेंथ λ/2। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि n इक्वल टू कितना स्टूडेंट? λ/2 मींस लेंथ इक्वल टू हो गई, दिस इज द फर्स्ट वेव जिसकी लेंथ कितनी है? λ/2। इस पर से अगर मुझे वैल्यू निकालनी है λ इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ट्वाइस एल। समझ आता है आपको? बाद में आप जानते हो एज v इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेव लेंथ मींस v इक्वल टू n लैम्डा, देयरफॉर n इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट v बाय लैम्डा। अब यहाँ पर जो भी है v मींस क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव जिसकी वैल्यू है अंडर रूट
T upon small m, where T means tension produced in the string and small m means mass per unit length of the string. अगर ये वैल्यू मैं इधर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, मेरा फर्स्ट फार्मूला क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर 1 by लैम्डा को एज इट इज लिखो, v बाहर निकाल लो, लैम्डा मींस कितना स्टूडेंट ट्वाइस l and v means रूट t by m. तो लास्ट में आपको एक फार्मूला मिल रहा है n इक्वल टू 1 upon twice l अंडर रूट t by m. और इसी फार्मूले को मैं क्या बोलूंगा स्टूडेंट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फार्मूला which is 1 by twice l root t upon m, where t means tension produced in the string and small m means mass per unit length of the string. इसी फार्मूले को आप बोल सकते हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फार्मूला. In the second case we saw the same process, but here we form two waves. In the first case we form one wave having length lambda by 2, but in the case of second wave, second case we form two waves. In this is the first incident wave and this will be the second reflected wave and having distance and having length lambda. Because one wave की अगर length lambda by 2 है तो two waves कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, lambda by 2 plus lambda by 2 means lambda. Similar अब यहाँ पर आपको सेम प्रोसेस से जाना है. Here आपको लेंथ कितनी दिख रही है स्टूडेंट, लैम्डा, तो मैं इस लेंथ को कंसीडर करता हूँ L1 और ये कंसीडर करता हूँ लैम्डा 1, या उसमें से आप लिख सकते हो लैम्डा इक्वल टू L1. सेम फार्मूला लिखिए स्टूडेंट, V इक्वल टू n लैम्डा और n इक्वल टू v बाय लैम्डा. फर्स्ट टाइम आपने यूज किया था n को, मैं यहाँ यूज करूंगा स्टूडेंट n1 here लैम्डा 1. लैम्डा 1 विल बी टेकन आउटसाइड इनटू v. लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट यहाँ पर L1 and velocity of a transverse wave root t upon m. This is the formula of second frequency. बट अगर आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ओरिजिनल फार्मूला मिल सकता है. तो मैं यहाँ लिखूंगा स्टूडेंट n1 इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन ट्वाइस l1 इंटू रूट t बाय m. यहाँ पर 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है स्टूडेंट, बिकॉज अपना ओरिजिनल फार्मूला जो है उसमें आपको क्या लिखना है डिनोमिनेटर में ट्वाइस l, तो यहाँ पर मैं अगर 2 लाना चाहता हूँ तो मुझे 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसलिए मेरा फार्मूला हो जाएगा n1 इक्वल टू 2 इंटू 1 upon twice L1 root L by m T by m. But in the previous equation, the value of 1 upon twice L root T by m is nothing but n. So we write n1 equal to twice into n. Then this is the second harmonic और इसी को आप क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑर्डर. फर्स्ट फार्मूला निकला, उसको मैं क्या बोलता हूँ स्टूडेंट, फर्स्ट हार्मोनिक. This is the second harmonic and second harmonic means first overtone. अब लास्ट केस में आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, अपन ने सेम सपोर्ट लिए हैं और व्यू भी अपनी कौन सी सेम है प्रोग्रेसिव, लेकिन यहाँ पर कितनी लूप क्रिएट हो रही है स्टूडेंट, 3 लूप्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. इसकी लेंथ आपको कितनी दी है स्टूडेंट, थ्राइस लैम्डा बाय 2. सो वी राइट डाउन हियर n2 इक्वल टू थ्राइस इनटू थ्राइस लैम्डा अपॉन 2. हियर अपन कंसीडर कर सकते हैं लैम्डा 2. इसमें से लैम्डा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ट्वाइस n2 अपॉन 3. सिमिलर फार्मूला यूज n2 इक्वल टू v बाय लैम्डा 2, 1 बाय लैम्डा 2 को आउटसाइड करो इनटू v. लैम्डा 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए स्टूडेंट, 1 अपॉन ट्वाइस l 2 अपॉन 3 इनटू रूट v अपॉन m. यहाँ पर जो नीचे का 3 ऊपर चले जाएगा, मींस फार्मूला हो जाएगा 3 into 1 upon L2 root t upon m. और इसी फार्मूले को मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी फार्मूला, थ्राइस n. इस लास्ट में आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट, फार्मूला n2 इक्वल टू थ्राइस n. और ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन. दिस इज द फंडामेंटल हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक एंड दिस विल बी द थर्ड हार्मोनिक. अगर आप यहाँ पर n1 लिखते हो तो यहाँ पर n2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा n3. ये सिंबल चल जाएंगे लेकिन अपना इक्वेशन आना चाहिए. ये हर एक स्टेप पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आया तो हाफ या 1 मार्क्स मिल सकता है. हाफ मार्क्स की डायग्राम है, हाफ मार्क्स का डेरिवेशन, हाफ मार्क्स डायग्राम, हाफ मार्क्स डेरिवेशन एंड लास्ट मींस 1 मार्क्स.
हाफ मास डायग्राम एंड हाफ मास डेरिवेशन। टोटल आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर क्वेश्चन आता है तो 3। बट एक इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो इस तरह से आपने क्या किया स्टूडेंट, वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन स्प्रिंग का डेरिवेशन ऑब्टेन किया है। जो अपना बेसिक फार्मूला निकला है, दिस इज द बेसिक फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, which is equal to क्या है फार्मूला, n equal to 1 by twice L root T by m। सेकंड केस में आपने किया स्टूडेंट n1 equal to twice n, तो लास्ट में मैंने ऑब्टेन किया है n2 equal to thrice n। नेक्स्ट टॉपिक में अपन देखने वाले बेसिक लॉज ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो अपने को कहां से मिलने वाले हैं, इस ओरिजिनल फार्मूले से। Student, then we see the laws of vibrating string, in which we start with the basic formula that is n equal to 1 by twice L root T by m। अब अगर आप इस फार्मूले को देखते हो तो इसमें अगर आपको दिखता है तो फर्स्ट टर्म कौन सी होंगी स्टूडेंट, लॉ ऑफ लेंथ की। इसमें आपको शो करना होगा कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाइब्रेटिंग लेंथ को, लेकिन कब, when tension and mass current length will be constant। अगर ये दोनों टर्म कांस्टेंट हो गई तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाइब्रेटिंग लेंथ। मींस व्हेन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेंथ विल बी डिक्रीज। देन वी सी द सेकंड लॉ व्हिच इज लॉ ऑफ टेंशन, इन व्हिच वी राइट अ फार्मूला tan directly proportional to under root T, E means tension, where frequency and mass current length will be constant। मतलब जब आप क्या करोगे स्टूडेंट, यहाँ पर L को मींस लेंथ और मास करंट लेंथ को कांस्टेंट कंसीडर करोगे तो क्या बन जाएगा फार्मूला, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन का स्क्वायर रूट। मींस जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज होती जाएगी टेंशन भी क्या होगा, स्क्वायर रूट में यानी स्क्वायर में इंक्रीज होगा रूट में, और इसी को आप बोलोगे लॉ ऑफ टेंशन। लास्ट में आप देख रहे हो लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, in which formula becomes n inversely proportional to 1 by root m, where L and T will be constant। मतलब टेंशन और अगर वाइब्रेटिंग लेंथ कांस्टेंट होगी स्टूडेंट तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द या लीनियर डेंसिटी को, जिसका फार्मूला है स्मॉल m इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। मतलब जब मास गिवन रहेंगे और लेंथ गिवन रहेगा तो इजीली क्या कैलकुलेट किया जा सकता है स्टूडेंट, स्मॉल m, एंड स्मॉल m इज नथिंग बट लीनियर डेंसिटी। तो एग्जाम में आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और एक्सप्लेन लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, इन व्हिच हाफ मास गिवन टू द लॉज एंड हाफ मास टू द फार्मूला। So we can say that there are 3 laws of vibrating length. First number law of length, in which tension and mass current length constant. Number 2 law of tension, in which length and mass current length constant. And last number will be law of linear density, in which tension and vibrating length will be constant. In this way we can finish all the 3 laws of vibrating string. Tomorrow we see the next topic, which is regarding to the closed pipe and open pipe। मतलब कल आपको क्या करना है स्टूडेंट, क्लोज और ओपन पाइप के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फार्मूले ऑब्टेन करने हैं। थैंक यू वेरी मच।